तो हमारे भारत की खूबसूरती ये है ना कि भारत में बड़ा लोगों का सम्मान किया जाता है और सम्मान में हम लोगों के नामों के आगे जी जी करके बुलाते हैं। लेकिन भैया हमारी टीम में मतलब उत्तर प्रदेश में लखनऊ की टीम में एक जी जी साहब थे जो निकल कर अब जा चुके हैं कोलकाता की तरफ। तो भैया कोलकाता अब जी जी साहब के आने के बाद आखिर है ऑक्शन 2024 के लिए कितनी तैयार। और ऐसे में यही है लखनऊ के लिए भी सवाल कि बिना जी जी इफेक्ट के अब एक नए जे आ चुके हैं, जस्टिन लैंगर साहब। अब इनको लेकर क्या चर्चाएं हैं, मतलब ये ऑक्शन में खुद को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्या यहां पर टारगेट करेंगे, इनकी 11 कैसे तैयार हो रही है एंड रिटेंशन रिलीज, सब पर हम बात करेंगे। पूरी ऑक्शन स्ट्रेटजी रख देंगे आप लोगों के सामने। केकेआर और एलएसजी फैंस के लिए वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग एनालिसिस लगातार आप लोगों तक पहुंचते रहें। और चलिए भैया शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कोलकाता नाइट राइडर्स टीम एंड केकेआर टीम के बारे में जब आप बात करेंगे तो रिलीजेस इन्होंने बहुत सारे किए हैं। वो गौतम गंभीर साहब आए ना, उन्होंने बोला भैया पूरे घर के बदल डालूंगा, सबको हटा दिया। बोला भैया मुझे ना नए खिलाड़ी चाहिए, फ्रेश चेहरे चाहिए। और जितने नाम इन्होंने निकाले हैं, रिलीज किए हैं, अगर आप उसमें गौर फरमाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्गसन, उमेश यादव, टिम साउदी जैसे नाम नजर आएंगे, जो कि ये दर्शाता है कि इस टीम ने बड़े सारे यहां पर गेंदबाजों को रिलीज किया है। तो एक्चुअली में आपको ये समझ में आता है कि 32.7 करोड़ की पर्स के साथ ये जा रहे हैं। 12 स्लॉट्स इनके पास खाली हैं जिसमें 4 विदेशी ये रख भी सकते हैं। तो काफी कुछ यहां पर खरीदना है, काफी बाइज यहां पर करनी पड़ेंगी। और पेसर्स तो भैया मस्ट हैं, क्योंकि कम से कम लगभग 6 ऐसे विकल्प रिलीज किए हैं जो इनके लिए तेज गेंदबाजी कर सकते थे या फिर पेस अटैक का हिस्सा बन सकते थे। तो ऐसे में ये बात आपको समझ में आ रही है कि काफी कुछ परचेस करना पड़ेगा। पेसर्स बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि इनकी रिटेंशन में भी एक्चुअली में अच्छे अच्छे नाम भी हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप पेसर्स में भी देखेंगे तो यंग गन्स इनके पास है, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा है। आप इनके रिटेंशन में देखेंगे तो इनका मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी का सॉर्टेड नजर आता है, इनके स्पिनर सॉर्टेड नजर आते हैं। तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। आंद्रे रसल, सुनील नारायण को भी आपने रिटेन करके भरोसा जताया है। इसका मतलब प्लेइंग 11 में भी रखेंगे। तो ओवरसीज की प्लेइंग 11 के स्लॉट को भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक हैं डिस्कस करने के लिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। प्लेइंग 11 से शुरुआत करते हैं। और भैया प्लेइंग 11 में अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, केकेआर फैंस के लिए ना बहुत इंटरेस्टिंग है। और बात यह है दोस्तों कि आपके लिए जेसन रॉय ओपन करेंगे। मेरी समझ से जिस तरीके से उन्होंने 2023 में किया, उन्हें आपको ओपन कराना चाहिए। लेकिन फिर सवाल यह आता है कि उनका जोड़ीदार कौन होगा। क्या आप रहमानुल्लाह गुरबाज पर ट्रस्ट करते हैं? और बात यहां पर ट्रस्ट की भी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि देखिए आपकी प्लेइंग 11 में अगर जेसन रॉय खेल जाते हैं, आंद्रे रसल, सुनील नारायण खेल जाते हैं, मतलब खिलाओगे ना, ऐसा प्रतीत होता है। तो फिर आपका चौथा विदेशी मतलब सिर्फ एक खेल सकता है। और अगर वो रहमानुल्लाह गुरबाज खेल गए, अब आप कोई विदेशी पेसर अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना सकते। नाउ दिस इज द इशू। ये है केकेआर टीम के लिए रियल दिक्कत। और ऐसे में अगर आप जेसन रॉय के साथ स्टिक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि रहमानुल्लाह गुरबाज का आपको बैकअप चाहिए, यानी कि आपको एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए। इस प्लेइंग 11 में समझ में आ रहा है आप नहीं खिला सकते भैया, सबको नहीं खिला सकते। लेकिन उसके बाद चीजें बहुत सॉर्टेड है, मतलब ये एक इशू है। इसके बाद देखिए श्रेयस अय्यर कप्तान, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती मुझे एज इट इज डायरेक्टली प्लेइंग 11 में नजर आते हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप समझते हैं कि भैया आप यहां पर वेंकटेश अय्यर को भी प्लेइंग 11 के आसपास देखते हैं। तो मतलब इसीलिए मैंने वरुण चक्रवर्ती को डायरेक्टली इतना थोड़ा सा ऊपर भी रखा है, आप कह सकते हैं। एंड उसके बाद आपके लिए यहां पर वैभव अरोड़ा या फिर हर्षित राणा में से कोई एक खेल जाएगा, या फिर आप दोनों को भी खिला सकते हैं। बट शायद ओवर ट्रस्ट इतना भी नहीं करेंगे अपने यंगस्टर्स पे। तो भी आपके लिए जो गेंदबाजी के स्लॉट्स हैं, जो पेसर्स के स्लॉट हैं, वो पूरी तरीके से खाली हैं। स्पिनर के स्लॉट पूरी तरीके से बुक्ड है, मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से बुक्ड है। खाली है यहां पर ओपनिंग का थोड़ा सा इशू, और खाली है यहां पर पूरे तरीके से फुल ऑन आपका पेस अटैक। अब यही आप समझ लीजिए। तो फ्री का ज्ञान यहां पर केकेआर फैंस के लिए मेरे लिए बहुत ही सिंपल है कि देखिए एक इंडियन विकेट कीपर खरीदिएगा। वो टॉप ऑर्डर में जो मैंने आपको परेशानी बताई है उस पर गौर फरमाइएगा, वो आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये बात आप यहां पर ध्यान में रखिए। और इसीलिए दोस्तों स्ट्रेटजी की बात करते हैं, फटाफट से सुन लीजिए। सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि पहली बात तो मस्ट मतलब बहुत जरूरी है, 2 क्वालिटी ओवरसीज पेसर्स लेकर आइए अपनी टीम में। इनफैक्ट अगर आप इंडियन भी देखते हैं, मतलब एक विदेशी एक इंडियन, तो भी मैं माइंड नहीं करूंगा। लेकिन 2 क्वालिटी पेसर्स आप टीम में जरूर लेकर आइए। उसके बाद आप एक ले आइए क्वालिटी ओपनर अपनी टीम में। जी हां, क्वालिटी ओपनर को क्यों टारगेट करना है? क्योंकि केकेआर के ओपनर्स को अगर आप आईपीएल 2022 से 23 के बीच में देखेंगे, वर्स्ट एवरेज रही है, वर्स्ट एवरेज, सबसे खराब एवरेज किसी भी टीम की तुलना में मात्र 17.61 की रही है। तो ओपनर चाहिए। हालांकि अगर अब आप जेसन रॉय से खुश हैं तो आप उनका एक जोड़ीदार टारगेट करिए। और अगर वो विकेट कीपर बल्लेबाज निकल जाए और ओपन भी कर जाए, ये सोने पे सुहागे वाली बात है। क्या ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है? मेरे पास अवेलेबल है, आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए एक डेथ ओवर इंडियन बॉलर की तरफ, क्योंकि 16 से 20 ओवर के बीच आपको, अगर आप 2023 में देखेंगे, आपकी वर्स्ट बॉलिंग एवरेज थी, आपकी सेकंड वर्स्ट इकोनॉमी रेट था। तो आपको डेथ ओवर एक्सपर्ट चाहिए, ये जो अभी तक ये काम में नहीं आ रहे थे, इस चीज को भी यहां पर आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एक इंडियन विकेट कीपर चाहिए, जैसा मैंने बताया, प्लेइंग 11 को स्टेबल करने के लिए। मतलब वही बात है कि ओपनर ढूंढ रहे हो, अब उसमें विकेट कीपर ओपनर मिल जाए तो वो सोने पे सुहागे वाली बात है। लेकिन ये स्लॉट्स आपको देखने पड़ेंगे, खंगालने पड़ेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है इस टीम को ना
आंद्रे रसल का थोड़ा सा बैकअप भी चाहिए, उस पर भी काम करना है और उसके बाद एक दो बैकअप ये और देखेंगे। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इससे ज्यादा कुछ टारगेट नहीं करना है इस टीम को। टारगेट करने वाले मतलब स्लॉट्स लिमिटेड हैं पर स्लॉट्स बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे मैंने बोला ना पेसर्स टारगेट करने हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से काम बनेगा, 2 से 3 आपको देखने पड़ेंगे। तो इसलिए भैया स्लॉट्स देखिए आपके पास खाली काफी ज्यादा हैं पर एरियाज आपके लिमिटेड हैं। तो मैंने सारे एरियाज बता दिए, अब सीधा टारगेट की तरफ चलते हैं और भाई टारगेट सुन लेंगे ना केकेआर फैंस, आपको मजा आ जाएगा। अब बस सुनो आराम से। सबसे पहले दोस्तों जैसा मैंने बात किया कि एक क्वालिटी ओवरसीज पेसर आपको टीम में लाना ही लाना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप बड़े नामों के पीछे भाग सकते हैं। जेराल्ड स्वेटजी, मिचेल स्टार्क को लेकर बहुत बार बताया गया कि केकेआर इनके पीछे दिलचस्पी दिखा भी सकती है। हालांकि लेफ्ट आर्म पेसर और बजट को थोड़ा सा ध्यान में लेकर चलना है क्योंकि इतना भी बजट नहीं है, मतलब काफी अच्छा है, 32.7 करोड़ है, पर स्लॉट्स भी तो 12 है। 12 नहीं भी फिल करोगे तो भी यार कम से कम 9 से 10 तो आप फिल करना ही चाहेंगे। और इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि दे कैन लुक फॉर मिचेल स्टार्क, लेकिन अगर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं आप स्पेंसर जॉनसन की भी तरफ देख लीजिए। जी हां, एक लेफ्ट आर्म पेसर है और बेहतरीन एडिशन हो सकते हैं इस टीम में, मुझे लगता है देखा जा सकता है। नहीं देख रहे हो वो भी चलो एक और ऑप्शन बताता हूं और बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बजट में अगर देखना है तो दिलशान मधुशंका की तरफ देख लीजिए। और भैया गौतम गंभीर साहब ये थोड़ा सा जा भी सकते हैं इनकी तरफ। श्रीलंका के लेफ्ट आर्म पेसर, अच्छी इनके पास स्विंग और वेरिएशंस हैं, न्यू बॉल के बॉलर बन सकते हैं। दिलशान मधुशंका की तरफ ये टीम जरूर देख सकती है। तो कुछ लेफ्ट आर्म पेसर्स के मैंने ऑप्शन दे दिए। अब इसके बाद दोस्तों अगर फिर से बजट में एक बेहतरीन राइट आर्म पेसर चाहिए, जेराल्ड स्वेटजी के पीछे भागेंगे, नहीं मिलेंगे, जॉश हेजलवुड को देख लीजिए। मेरी समझ से ये टीम जॉश हेजलवुड की भी तरफ भाग सकती है और उसका भी कारण मैंने आपको एज इट इज एक्सप्लेन किया कि क्यों भागा जा सकता है, क्योंकि आपको क्वालिटी पेसर चाहिए। 2 ओवरसीज पेसर की बात की जिसमें मैंने मधुशंका, हेजलवुड का नाम इस टीम को प्रपोज किया है। बाकी ये स्पेंसर जॉनसन, स्वेटजी और स्टार्क और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, डेविड विली, मे बी पता नहीं कितने सारे, बहुत सारे नाम हैं जिनकी तरफ ये देख सकते हैं। एनीवे दोस्तों मूविंग ऑन, इसके बाद जैसा मैंने बताया एक क्वालिटी ओपनर भी देखा जा सकता है। अगर आप अभी भी ठीक है आपने 2 ओपनर्स रिटेन किए हैं पर एक बैकअप तो अभी भी चाहिए ना। अब मैंने जैसा बोला भारतीय मिल जाए अच्छी बात है, वो भी रख लो बैकअप में क्योंकि स्लॉट तो बहुत खाली है, पर एक ओवरसीज बैकअप भी आप देख सकते हैं एंड आई थिंक वो हो सकता है ट्रेविस हेड। जी हां दोस्तों, हालांकि रचिन रविंद्र भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों आपको सेम ऑप्शन देंगे, पर ट्रेविस हेड एक्चुअली में एक ओकेजनल विकेट कीपर भी है। हालांकि वो उतनी उनकी विकेट कीपिंग एबिलिटीज पर आप ट्रस्ट मत करिए, बहुत ही रेयर करते होंगे शायद से, मैंने तो पता नहीं कब देखा है, बट वो करते हैं, उनके पोर्टफोलियो में लिखा है कि वो ओकेजनल विकेट कीपर भी हैं। तो ऐसे में वो समझ रहे हो ना, ओपनर विकेट कीपर थोड़ा सा ट्रेविस हेड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये टीम ना भागेगी, ये केकेआर इनके पीछे भागने वाले हैं। तूफानी ओपनर, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, केकेआर की जो ईडन गार्डन्स की स्लोविस कंडीशंस हैं उनको अच्छा खेलेंगे। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन एंड देन रचिन रविंद्र भी देखे जा सकते हैं, पर ट्रेविस हेड की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है। और उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि एक डेथ ओवर बॉलिंग एक्सपर्ट हर्षल पटेल के पीछे जाएंगे वंस अगेन। एंड याद होगा आपने वो जो एक्स फैक्टर की हमने वीडियो की बात की थी, वहां पर मैंने बताया था कि अगर केकेआर को किसी एक एक्स फैक्टर को टारगेट करना है तो हर्षल पटेल। काफी लोगों ने बोला कि मिडिल ओवर्स में इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं तो फिर इनको हर्षल पटेल की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बात कर रहा हूं डेथ ओवर कंसर्न की। डेथ ओवर बॉलिंग कंसर्न सबसे अच्छा था, तब भी तो इनके पास क्वालिटी मिडिल ओवर स्पिनर्स थे। अब ऐसे में या तो आप पेसर ऐसा टारगेट करिए, वो जो न्यू बॉल पेसर आप इतना अच्छा टारगेट करें कि वो न्यू बॉल से भी उतना अच्छा डाले और डेथ में भी उतना अच्छा डाल दें, तब तो बात अलग है, तब आपको हर्षल पटेल की जरूरत नहीं है। नहीं तो मुझे लगता है इस टीम को खासा जरूरत पड़ने वाली है, ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा लगे हाथ बता भी मैं ही देता हूं आपको कि कौन कौन से अदर ऑप्शन हैं जिनको ये टीम देख सकती है। अगर हर्षल पटेल नहीं चाहिए, आप न्यू बॉल अच्छा बॉलर ढूंढ रहे हो या फिर आप ढूंढ रहे हो जो दोनों फेजेस में अच्छे तरीके से गेंदबाजी कर सके, भारतीय विकल्प हो तो मेरी समझ से कार्तिक त्यागी, चेतन साकरिया या फिर उमेश यादव को रीबाई करने का भी ऑप्शन एक है। मतलब वही बात है, मैं सारा दृष्टिकोण समझ के बजट में सब कुछ इनको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों ये बात आपको समझ में आती है कि पेसर्स चाहिए, क्वालिटी इंडियन भी चाहिए। क्वालिटी इंडियन तो ना भी हो, मतलब आपके पास वैभव है, एक्चुअली हर्षित राणा भी हैं, आप उनको ग्रूम करके और बेहतर बना सकते हो, पर ओवरसीज तो चाहिए, वो तो बहुत रिक्वायरमेंट है। और इंडियन भी एक आधा तो चाहिए ही रहेंगे, ये चीज आप मेरी बात समझिए। और उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने बताया कि एक इंडियन विकेट कीपर आपको प्लेइंग 11 में स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। कौन हो सकता है दोस्तों, मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पहली बात तो हो सकते हैं जी अजितेश साहब, जिन्होंने हाल फिलहाल में डोमेस्टिक सर्किट में काफी तूफान मचा रखा है। उर्विल पटेल हो सकते हैं, जिनको रिलीज किया गया है गुजरात टाइटंस की तरफ से हाल फिलहाल में। एंड उर्विल पटेल इज अ क्वालिटी विकेट कीपर, क्वालिटी प्लेयर, जिनको देखा जा सकता है। देखा केएस भरत को भी जा सकता है, ही हैज आल्सो बीन रिलीज्ड। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इन सब को नहीं देखते हो, मैं एक और डोमेस्टिक का नया नाम लेकर आ रहा हूं। जी हां, हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट सबको बताई थी, फिर वो नाम बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। अब मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों यहां पर हार्दिक देसाई को। जी हां दोस्तों, अगर आप हार्दिक देसाई को देखेंगे ना, इस साल अभी हाल फिलहाल में स्मैट में और शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस बंदे ने 336 रन बनाए, 67 की एवरेज, 175 के स्ट्राइक रेट से, 175 के स्ट्राइक रेट से। और ये ओपन करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओपन करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, इंडियन विकेट कीपर, ओपनर, अगर आपको मिल जाए अटैकिंग बल्लेबाज, तुरंत उसके पीछे जाइएगा। हार्दिक देसाई इस टीम को मिल सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों
मुझे लगता है ना इस टीम का काम हो सकता है। अगर स्काउटिंग सही है, अगर इन्होंने इस टैलेंट को निहारा है, देखा है, समझा है, पहचाना है, ये इनके पीछे जरूर भाग सकते हैं। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि मैं हर चीज के कई विकल्प देता हूं, तो अगर आप फॉरेन यहां पर देख रहे हैं, वैसे आपके पास रहमानुल्लाह गुरबाज है, आपको चाहिए नहीं, बट यू कैन लुक फॉर सैम बिलिंग्स और फिल साल्ट इफ यू वांट टू लुक एट आउट। एंड अगर ऐसा होता है कि आप ट्रेविस हेड या फिर सचिन रविंद्र में से किसी को नहीं पा पाते हो, तो आप इनकी तरफ जरूर देख सकते हो, तब ये विकल्प बन जाते हैं। एंड उसके बाद जैसा मैंने बताया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आंद्रे रसल का बैकअप चाहिए। आप देख सकते हैं अजमतुल्लाह उमर जई की तरफ या फिर डेविड वीजे को फिर से रिबाई करने का प्रयास इस टीम द्वारा किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टीम। अगर आपने इतना कर लिया, इससे ज्यादा आपको एक पत्ता इधर उधर हिलाने की जरूरत नहीं है। केकेआर टीम आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे द आईपीएल 2024 के लिए, और आपकी टीम काफी सेटल नजर आ रही है। मिडिल ऑर्डर, फिनिशर्स तक चीजें काफी बेहतरीन है, गेंदबाजी दुरुस्त करिए, स्पिनर्स काफी बेहतरीन है, आपकी कंडीशंस आपके पक्ष में अगर जाएंगी तो आप भैया धूम धड़क्का मचाएंगे आईपीएल 2024 में, इस बात की गारंटी है। एंड इसके बाद हम बात करें लगे हाथ लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बारे में, तो भैया लखनऊ के बारे में अब मैं क्या कहूं, यही कहूंगा कि भैया इनके पास ना ज्यादा कुछ करने को है नहीं। ऑक्शन में मोस्टली शांत नजर आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इनके रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखेंगे, मोस्टली बैकअप प्लेयर्स थे। वो सारे प्लेयर जो इनकी स्टार्टिंग 11 का हिस्सा थे, उसमें से इन्होंने किसी को भी रिलीज नहीं किया। इनफैक्ट मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये करेंगे, पर इन्होंने नहीं किया है और रिटेन किया है अपने कोर प्लेयर को पूरी तरीके से, कंप्लीटली अपने कोर बल्लेबाज, ऑलराउंडर्स, गेंदबाज सबको रिटेन किया गया है। तो कुल मिलाकर ना वो मतलब पर्स में दिखता है 13.15 करोड़ की बहुत ही मिनिमम पर्स के साथ जाएंगे। सिर्फ 6 स्लॉट है। अब देखिए 6 में से वैसे तो आप कोशिश करोगे कि 6 फिल हो जाए, नहीं तो 5 तो फिल करने वाले हो, 2 विदेशी तो जरूर फिल करोगे। तो ये चीज यहां पर समझ में आती है। अब देखिए मेरा एक फ्री का ज्ञान आप कह लो या थोड़ी सी शिकायत कह लो मुझे ये थी कि प्रैक्टिकली तो मैं चाहता था कि ये थोड़ा सा और स्ट्रांग अपना बैटिंग लाइनअप बनाए, और ऐसा नहीं कि इनके पास है नहीं बहुत तूफानी प्लेयर्स हैं, पर वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड ऑल मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि दे कैन इंप्रूव ऑन, आई मीन दीपक हुड्डा एंड ऑल, वहां पर आप थोड़ा सा रिलीज करके एक आधा और अच्छे प्लेयर्स ला सकते थे। बट क्योंकि अब आपने अपना बैटर्स का कोर यूनिट पूरी तरीके से रिटेन किया है, आप सिर्फ अब फोकस करिएगा अपने गेंदबाजों को इंप्रूव करने के लिए। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। और अगर आप जस्टिन लैंगर को देखेंगे, जो कि अब इस टीम के नए यहां पर करता धरता है, तो उनकी सोच भी यही रहती है। जस्टिन लैंगर को आप जितना भी समझ पाएंगे, आप यही देखेंगे कि वो बहुत स्टेबल टीम चाहते हैं, स्टेबल 11, स्टेबिलिटी हो, गेंदबाज हो, ऑलराउंडर्स हो, बॉलर्स, मतलब समझ रहे हो, बैटर्स हो, तो बहुत ही स्लॉटेड चीजें वो चाहते हैं। और अगर वैसी चीजें आपको नजर आएंगी ना, तो दोस्तों देखिए इनकी प्लेइंग 11 ना वो मतलब बहुत ही स्लॉट्स एकदम काफी फिल नजर आते हैं। प्लेइंग 11 में आपके लिए केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक ओपन कर सकते हैं, चाहे जिससे विकेट कीपिंग कराओ, उसके तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। देवदत्त पाडिक्कल को लेकर आए हो तो नंबर 3 पर खिलाओगे, आई मीन यही चीज है ना, क्यों ना, मतलब मुझे लग रहा था थोड़ा और एक्सप्लोसिवनेस आ सकती थी, पर ठीक है, टीम को लगता है कि कंडीशन वाइज लखनऊ स्लो पिचेस एंड ऑल, देवदत्त पाडिक्कल इस परफेक्ट पिक, हालांकि थोड़े से ओवर प्राइस्ड अभी भी मुझे नजर आते हैं। एनीवे देवदत्त पाडिक्कल है। इसके बाद निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, आयुष बदोनी या फिर हुड्डा में से कोई एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, देन नवीन उलक, मार्क वुड में से कोई एक, क्योंकि इंजरी कंसर्न एंड ऑल में टीम रोटेट करती रहती है, रवि बिश्नोई, और उसके बाद मोहसिन खान, और खेलने को चाहो तो यश ठाकुर को खिला के आप अपनी 11 अभी तैयार कर सकते हो। लेकिन बात यही है कि जब आप इनका पेस अटैक देखते हो तो काफी हद तक सॉर्टेड है, लेकिन नए गेंद के गेंदबाज के साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आई मीन आपके पास मार्क वुड है, नवीन उलहक है, यश ठाकुर है, मोहसिन खान है, एंड देन आपके पास मयंक यादव भी है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों ये टीम देख सकती है एक नए गेंद के अच्छे गेंदबाज की तरफ, जो मुझे लगता है, और इसीलिए इनकी स्ट्रेटजी में मैं यही रखूंगा कि एक नए गेंद का बॉलर यहां पर देखा जा सकता है, और उसके बाद वो भारतीय भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, ओवरसीज स्लॉट भी खाली है, ध्यान रखें। और उसके बाद आप एक इंडियन या फिर ओवरसीज ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। मुझे नहीं लगता इसके अलावा इस टीम को कुछ भी चाहिए, क्योंकि सारे बेसिस कवर्ड हैं, सारे के सारे बेसिस कवर्ड हैं, और आप जो है ये 13-14 करोड़ की धनराशि में इतना ही टारगेट करने का प्रयास करोगे। और मैं तो कहता भी नहीं हूं कि आप अपना पूरा स्क्वाड कंप्लीट करो, आप 2 विदेशी ले लो, एक आधा 2 भारतीय ले लो, और आपका स्क्वाड तैयार है। आपको पूरा यहां पर जो है कहते हैं ना कि वो 6 के 6 रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 13 करोड़ को सही तरीके से यूटिलाइज करो, ताकि और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आप टीम में लेकर आए। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन दोस्तों, सबसे पहले तो नई बॉल का बॉलर चाहिए, और अगर भारतीय विकल्प आपके पास हैं पर इंजरी कंसर्न एंड ऑल आप उतना ट्रस्ट नहीं करते, तो आप कार्तिक त्यागी के पीछे भागिए भैया, जितने पैसे लगा सकते हो कम से कम कोशिश तो करो, या फिर उमेश या फिर चेतन साकरिया। वही बात है कि फिर अब जब ऑप्शन नहीं है तो फिर कुछ और ऑप्शंस बताने पड़ेंगे। एंड देन उसके बाद अगर दोस्तों नई बॉल का गेंदबाज आपको विदेशी चाहिए, क्योंकि 2 स्लॉट खाली हैं, रिमेंबर दैट, तो आप भाग सकते हो मधुशंका की तरफ, निश्चित तौर पर भागा जा सकता है। अब जीजी साहब इनकी टीम में होते तब तो मैं कहता जरूर भाग रहे हैं, पर अब वो है नहीं, फिर भी मुझे लगता है भागा जा सकता है, और भाग सकती है ये टीम वैसे चमीरा की तरफ। हेजलवुड भी इतने खराब विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि इस टीम को ऐसा नहीं है कि सारे मैचेस खिलाने हैं। इस टीम के पास ऑलरेडी मार्कवुड है, नवीन उलहक हैं, बहुत सारे गेंदबाज हैं, बहुत सारे नए भारतीय गेंदबाज भी रहेंगे। ऑक्शन में आप किसी को लेकर भी आओगे, तो अगर हेजलवुड एक आधा मैचेस मिस भी करते हैं, आपके लिए उतना हेडेक नहीं होगा। आप बोलोगे हम बाद में खिला लेंगे, जब आएंगे तब अवेलेबल होंगे, अभी हम इनके साथ चला ले रहे हैं। सो ही कुड बी दैट ऑप्शन, और हो सकता है दूसरी टीमें ये सोचकर टारगेट ना करें, आपको सस्ते में मिल भी जाए 4-5 करोड़, 3-4 करोड़ में। एंड देन उसके बाद दोस्तों अगर
जैसा मैंने बताया ऑलराउंडर को लेकर, तो एक पैट कमिंस और एक शार्दुल ठाकुर, दो ही नाम मेरे जहन में आते हैं। वैसे तो नाम बहुत ज्यादा है, पर क्वालिटी नाम अगर आप देख रहे हैं तो यही एक आधा नाम मुझे नजर आते हैं। इसके अलावा काफी लोग कहते हैं कि फिनिशर की तरफ देखा जा सकता था, वो मेरे जहन में था अगर हुड्डा रिलीज हुए होते, अगर कोई और नाम रिलीज हुआ होता, अगर पार्टिकल ना आए हुए तो वो बैटिंग की तरफ अगर इन्होंने उतना वो चीजें ना रखी होती तो मैं कहता कि हाँ पर्स खाली होती, शाहरुख खान एंड ऑल की तरफ आप देखते। पर अगर अब जब आपने पूरे कोर को ही वैसे रखा है, मुझे नहीं लगता उस चीज का उतना ज्यादा सेंस बनता है। तो ऐसे में दोस्तों ये रहा यहां पर केकेआर और एलएसजी फैंस के लिए मेरा पूरा एनालिसिस। मैंने डिकोड कर दी है इनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी, समझा दिया, बता दिया। अब आप लोग मुझे बताइए दोनों टीमों के फैंस क्या लगता है, किसको टारगेट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या आपके विचार हैं, कमेंट में लिखकर जरूर मैं मतलब जानना चाहूंगा, लिखकर जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आरसीबी के फैंस यहां वीडियो क्लिक करिए, आपका एनालिसिस है, और सीएसके के फैंस यहां क्लिक करिए, आपकी टीम के लिए ऑक्शन स्ट्रेटजी है। बाकी दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग एंड जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।